हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम हुआ है 5:25। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे पहले भी काफ़ी वीडियोस डाली थी और कुछ उल्टी कुछ सीधी, मतलब मैं कुछ पेपर पे लेक्चर वगैरह लिख के कुछ नहीं बोलता। बट मैं सोचता हूँ कि मेरी फैमिली के जैसे आपकी भी फैमिली है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पापा के लिए कुछ खरीदूँ, वैसे आप भी कुछ सोचते होगे। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि अपने परिवार के साथ रहूँ, वैसा आप भी सोचते होगे। सच, मैं हमेशा यही लिखता हूँ, यही बोलता हूँ कि सच क्या है। मैं पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि जब तक मैं कहूँगा कुछ नहीं कर सकता, मैं हम कहूँगा तब हम कुछ कर सकते हैं। मैं का मतलब सिर्फ मैं। हम लोग अगर मिलकर चलेंगे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना चाहता था, बट मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ सच बोलूं और आप लोग उस पर बिलीव करो या ना करो, और कुछ मैं गलत बोल दूं तो उसको लेके मुझे वो मतलब हाईलाइट कर दो, क्योंकि अच्छी चीज़ तो आप हाईलाइट कर ही नहीं सकते। गलत चीज़ पे आप कमेंट्स भी बहुत जल्दी कर देते हो और पॉइंट्स को पकड़ते हो कि बंदे ने क्या बोला है क्या नहीं बोला, और उसको इतना हाईलाइट कर देते हो कि उसको ड्यूट करना वगैरह वगैरह, शॉर्ट वीडियोस बना के मतलब पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बना देते हो। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर मैं कुछ बोल दूँ गलत तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करता था। मैंने अब से 7 साल पहले उसमें जो ज्वाइनिंग की थी, साहू एक्सपोर्ट 98 सुतियाना। तो उसमें मुझे कुछ आता नहीं था, बट फिर भी मैं उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। वहाँ पे मैंने जॉब की, मुझे पीस पकड़ना भी नहीं आता था, फिर भी मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह स्टाफ के कुछ लोग थे, बैकग्राउंड इस्तेमाल करके मैं उसमें जॉब भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद मैंने मतलब वहाँ पे पीस चेक किया, तो ऑडिटर जो था वो भी मतलब हमारा ही था। तो मतलब मैंने बैकग्राउंड को इस्तेमाल किया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ठीक से पीस पकड़ना भी नहीं आता था, फिर भी मैं फ़ाइनल चेकर में चला गया। उस टाइम पे मेरी सैलरी 9,500 थी, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। मैं वहाँ पे काम करता रहा, फिर वहाँ पे मतलब मुझे धीरे धीरे मैं काम सीख गया। मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मुझे जो है ना कुछ मतलब बड़ा करने की, अच्छा करने की है। मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मैं कुछ थोड़ा ऊपर बढ़ूँगा तो लोगों को सपोर्ट करूँगा। तो ऐसा सोचने के लिए मतलब मैं फिर कटिंग डिपार्टमेंट में चला गया, यहाँ पे हमारे रवि सर थे। तो उन्होंने मुझे काम सिखाया कटिंग का बहुत अच्छे से। री कटिंग चेक करना, कैड चेक करना और पैटर्न से कटिंग को चेक करना, कैड को ये देखना कि वो गलत है सही है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैं कटिंग में सीख गया, लेयर ऑडिट करना वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर दैट हमारा लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद फिर मैं घर चला गया। तो वहाँ से आने के बाद फिर कंपनी खुली। तो कंपनी में कुछ स्टाफ होते हैं ना कि मतलब एक दूसरे की नौकरी खाना, ऐसा कुछ। मतलब मुझे ये बिलीव ही नहीं होता कि जॉब के अंदर भी इतनी राजनीति है। ये तो पता था मुझे कि हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं, बट ये नहीं पता था कि ये नेता तो कुछ भी नहीं है, जो नेता हमारी कंपनियों के अंदर हमारी जॉब खाने के लिए बैठे रहते हैं। बस वो ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे घर आ जाए, किसी के घर कुछ ना जाए। तो उसके बाद मैं गया तो वहाँ पे बोला कि ये है वो है, आप 2 दिन लेट आए हो, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा सर मैं गांव गया हुआ था और पुलिस नहीं आने देती है, इधर उधर नहीं निकलने दे रही है, बट फिर भी मैंने उनको बोला कि सर मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास कंपनी का आईडी है। तो मैं वहाँ से निकल के जैसे तैसे कंपनी आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। मतलब उन्हें मुझे रखना ही नहीं था कंपनी में, उन्हें किसी न किसी बहाने से निकालना था। फिर मेरी गलती कुछ नहीं थी। उन्होंने मुझे 280 290 पीस के समथिंग दिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि इनका सिर्फ लेवल चेक करना है। तो मैंने लेवल चेक करके सबको डाल दिया। तो उनमें से एक पीस में मतलब जो कंपनी का पीओ होता है वो नहीं था, और मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे पाया। तो उस पीओ के ना होने की वजह से उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। ये लॉकडाउन जस्ट खुलने के पहले ही बात, वो बात बता रहा हूँ जब लॉकडाउन खुला ही था, पहला वाला। तो उसके बाद मेरी जॉब फिर से छूट गई। तो मैंने उसमें रिज़ाइन में लिख दिया कि मुझे ऐसे ऐसे कंपनी से निकाला जा रहा है, बट वो मेरे रिज़ाइन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर साइन नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये लिखो कि आप अर्जेंटली घर जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। मैं लड़ भी नहीं सकता, कंपनी से कैसे जीतूँगा, मैं अकेला हूँ। जो आदमी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है वो मुझसे दुगना तिगना 1000 गुना ज़्यादा दिमाग रखता होगा।
मैंने कहा ठीक है सर, मैं लड़ूँ क्यों किसी से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम यहीं आना है काम करने के लिए। मैं वहाँ पे अपना रिज़ाइन दे के और वापस आ गया। मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला, उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। वो कहेंगे कि लेबर कोर्ट जाओ, लेबर कोर्ट में जाएंगे, महीनों ख़राब करेंगे। ये आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं। लेबर कोर्ट में भी कंपनी का कोई ना कोई बैठा होता है, वहाँ से जब कोई आता है वेरिफिकेशन के लिए तो उससे पहले कंपनी में पता चल जाता है। जैसे कि बायर्स आते हैं हमारे, ऑडिट वाले आते हैं, तो कंपनी में पहले ही पता चल जाता है। तो वर्करों को पहले ही समझा दिया जाता है कि ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मैं भी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वो पहले ही समझा दिया जाता है। अब हम लोगों को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हमें फिर जॉब नहीं मिलेगी। तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ सोचते हैं। मैंने सोचा कि यार मैं काम लूँगा, मैं अपनी लाइन चलाऊँगा। पता चला कि ठीक है, कुछ कंपनियां हैं। उसी कंपनी की एक कंपनी साहू ग्लोबल के नाम से खुली थी, सैमसंग कंपनी के पास में, फेज़ 2 के आसपास में। मैं वहाँ पे गया, मैंने बात किया कि सर मुझे लाइन दे दो, मैं लाइन चला लूँगा, मेरे पास कारीगर हैं। उन्होंने कहा कि हम लाइन नहीं देते, और आप चलाना चाहो तो कंपनी की तरफ से चला सकते हो पीस रेट पे। मैंने कहा सर मुझे क्या मिलेगा, कहा कि कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर फिर मैं ऐसे कैसे काम करूँगा। तो उन्होंने मुझे क्लियरली मतलब नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक तरीके से मना ही कर दिया, कंफ्यूज करने वाली बात। उसके बाद मैं और कंपनी में भी घूमा, फिर मैं डिम्पल क्रिएशन में पहुंच गया। मुझे किसी ने बताया कि तुम वहां जाओ, एक राजा ठेकेदार है। मैं राजा ठेकेदार के पास पहुंचा। तो पहुंचने के बाद मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे बातें। तो उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी 18% देती है। मैंने कहा ठीक है सर, तो आप मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, 50-50 पे कर लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काम भी नहीं आता है, मैं आपको कारीगर ला के देता रहूँगा, आपको जो सही लगे मुझे देते रहना। ऐसा है कि मेरा भी खर्चा चलता रहेगा, मैं धीरे धीरे सीख भी लूँगा। जैसे सीख जाऊँगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे अलग कर लूँगा, आप ही के साथ करता रहूँगा। बट जैसे जैसे मुझे काम आता रहेगा थोड़ा थोड़ा, वैसे वैसे आप थोड़ा सा मेरा कुछ बढ़ाते रहना, सैलरी पर रख लो या जैसे भी रखो। 18% में आप कह रहे हो 50-50 पे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरा खर्चा देते रहना। उन्होंने कहा कि ओके। मैंने उनके साथ 2 महीने काम किया, उनकी 2 लाइनें भी चलवाई, बट उन्होंने मुझे कुछ नुकसान नहीं दिखाया। तो उनको अच्छा इनकम हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बिल उन्हीं के नाम से लगता था कंपनी में। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला। उन्होंने मुझे 2 महीने बाद कह दिया राजा ने कि भाई मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा और मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद मैं सोचने लगा, मैं काफ़ी परेशान रहा, मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। तो पापा ने बोला था, मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि तू ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे बेईमानी नहीं आती, और आज के दौर में जो बेईमानी जानता है वही आगे बढ़ सकता है। और बस इसी वजह से मैं वहाँ टिक नहीं पाया। तो उसने मुझे 2 महीने बाद, यानी कि वहाँ पे 15 दिन में पेमेंट होती है कारीगर की, पीस रेट की। तो उसने मुझे क्लियरली बोल दिया, उसने लेकिन मुझे नुकसान नहीं दिखाया। फिर एक दोस्त ने बोला कि यार इसी कंपनी में प्रिंस ठेकेदार है, तो उससे बात कर, वो सही है बंदा। मैंने कहा चलो ठीक है, बात करते हैं। मैंने उनको बोला कि प्रिंस सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कारीगर दे दूंगा, आपकी लाइन भी चलवाऊंगा, आप बताइए क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दे दूंगा। तो मैंने उनको कारीगर बिठाए। तो उन्होंने मुझे वो लाइन दी जिसमें पुरानी मशीनें थीं और वो ठीक से चल भी नहीं रही थी। 1 घंटे में 3-4 नीडल तोड़ रही थी एक मशीन। तो जैसे तैसे करके, मतलब सीखने वाले बंदे थे या जो भी बंदे थे, मैंने उनसे वो लाइन सेट कराई। लाइन सेट कराने के बाद धीरे धीरे आउटपुट हुआ। आउटपुट होने के बाद प्रिंस सर ने अपनी चालें शुरू कर दी। उन्होंने अपना एक ग्रुप बुलाया, उसमें बुलाने के बाद में उन्होंने कहा चुपके से मुझे कि देख, मुझे लाइन से आउटपुट चाहिए, और ये 19-20 वाले कारीगर रहने दे, इनको हटा देते हैं। मैंने कहा सर भले ही चाहिए 19-20 वाले बंदे हैं, लेकिन इनकी भी फैमिली है, इन लोगों ने मेहनत की है इस लाइन को सेट करने के लिए, तो आप इन्हें कैसे उठा सकते हो। तो उनसे मेरी थोड़ी अनबन हुई। मैं उनसे लड़ा नहीं, फिर मैं उन्हें कंपनी के बाहर ले आया। जिनमें से एक मोनू मोनू हैं हमारे साथ में, मास्टर जी थे, एक सोनू मास्टर जी हैं, एक वारिस भाई हैं हमारे, एक सोनी मैडम हैं। ये लोग भी हमारे साथ में ही आए थे कंपनी के बाहर। मैंने चाय की दुकान पे बैठ के बोला कि सर देखो, या तो आप लाइन चला लो या मैं चला लेता हूँ, मुझे बेईमानी नहीं आती, और मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ईमानदारी सिखाई है और हलाल खाना सिखाया है। तो
उन्होंने कहा कि ठीक है तू चला ले। तो मुझे सोनू मास्टर जी ने अलग बुला के बोला कि देख, तू इसकी बराबर नहीं चल पाएगा, ये तेरी कटिंग चुराएगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तेरे पीस शॉर्ट हो जाएंगे, तुझ पर डेबिट डलेगा, तू उतना कमाएगा नहीं जितना तू दंड भर देगा। मैंने कहा फिर मास्टर जी, तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, यहाँ से छोड़ ही दे। मैं वहाँ से आ गया। वापस आने के बाद मैंने C65 में काम चलाया। वहाँ से फिर मुझे एक दिन कॉल आया, कहने लगे कि तू आ जा और हम काम दोबारा से करते हैं। प्रिंस का ही कॉल आया मुझे। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ पे चला गया। तो जो लाइन में छोड़ के आया था उन्होंने वो पूरी अपने उसमें पूरे नए कारीगर बिठा दिए थे। तो मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, मतलब वो लाइन मुझसे छीन चुके थे। उन्हें सिर्फ मुझसे अपनी लाइन सेट करानी थी मेरे कारीगरों से बिठा के। उन्होंने सेट करा ली। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि तू कारीगर लेके आ और तुझे लाइन दिलवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं वहाँ पे कारीगर लेके पहुँचा। किस्मत से उस दिन मुझे मालिक ही वहाँ पे मिल गया। तो मेरी डायरेक्ट मालिक से ही बात हो गई, कंपनी मालिक से। उन्होंने कहा कि आपके पास बंदे हैं? कि हाँ सर बंदे हैं, मेरे 18-20 बंदे हैं बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने एक सैलरी वाली लाइन खाली करा दी मेरे लिए मालिक ने। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसमें अपने बंदे बिठाइए। तो मैंने उस दिन 8-7 बंदे वहाँ पे बिठा दिए। तो उसके बाद फिर मतलब मैं एक दिन बंदे नहीं बिठा पाया तो मालिक नाराज़ हुआ मुझ पे। उन्होंने मुझे डांटा भी कि तेरे लिए मैंने सैलरी की लाइन खाली करा दी और तू मतलब बंदे नहीं बिठा पाया। क्योंकि उनका लॉस हो रहा था, उनका नाराज़ होना जायज़ था, उनका डांटना भी गलत नहीं था। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने प्रिंस सर को बोल दिया था सर मेरे पास GST नहीं है, बिल बुक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बिल मैं आप ही के नाम से लगाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद में मुझे एक दिन बाद एक ग्रुप मिला। तो शाम के टाइम वो ग्रुप मिला जिसमें रोहित भाई हैं, दीपक भाई थे। तो उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है भाई हम कल से आ जाएंगे। उनका पूरा 20-25 बंदों का एक ग्रुप था। तो मेरी लाइन कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके चक्कर में फिर मालिक ने बोला कि इसको लाइन नहीं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो नाराज़ हुए थे। तो मैंने कह दिया था प्रिंस सर आप कह दो कि इस लाइन को मैं देख रहा हूँ, मैं कारीगर बिठा दूंगा इसमें, चाहे कहीं से भी लेके आऊँ। मैंने अगले दिन कारीगर पूरे कर दिए। उसके बाद में लाइन चलने लगी। मेरा पहला चेक आया था वो प्रिंस सर के नाम पे आया था, दूसरा भी उन्हीं के नाम पे आया था। तो उन्होंने मतलब मुझे ये बोला कि GST हमें जमा करनी होती है, कंपनी मालिक नहीं देता है। तो उन्होंने मुझसे पहले ही चेक पे 30,000 रुपये के समथिंग GST मेरी तरफ से काट ली। कहा कि यार इसमें कुछ नहीं बचा, और मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, हो गया होगा। और दूसरे में उन्होंने बोला कि यार लाइन से 50 पीस गायब हो गए, चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि मुझे GST भी जमा करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी GST बनवानी चाहिए। मैं गया, मैंने अपनी GST के लिए अप्लाई किया। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि सर मैं अपनी अलग लाइन चलाऊँगा, अगर आप नाराज़ ना हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, चला ले। मैंने अपनी अलग लाइन ली। मेरा पहला चेक आया 3,26,000 डिम्पल क्रिएशन से। कारीगरों की पेमेंट भी उसी में थी और जो मेरा कमीशन वमीशन था वो भी सब उसी में था। 3,26,000 का चेक आया मेरे ही नाम से, SK एंटरप्राइजेज़ के नाम से। तो मेरा अकाउंट नहीं खुल पाया था। तो अगर मुझे पैसे लेके भागने होते तो 3,26,000 रुपये मैं लेकर भाग जाता। लेकिन मैं नहीं भागा क्योंकि वो किसी की मेहनत का पैसा था, मुझे हराम का नहीं चाहिए। तो मैंने मतलब अकाउंट नहीं खुला और मैंने अकाउंट के लिए बहुत भागा। चेक आ गया, कारीगर सब परेशान होने लगे, 2 दिन पेमेंट लेट होगी, पेमेंट नहीं कर पाया मैं। लेकिन मैंने सबको विश्वास दिलाया कि यकीन करो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हल्द्वानी से हूँ, और मेरा घर मकान सब कुछ देख लो, मेरी ID ले लो आप लोग, अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊँगा तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन लोग, मुझे नहीं पता था कि जिनको मैं मतलब अपना गुरु मान रहा हूँ या कि भाई मान रहा हूँ, वही लोग मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे थे। मैंने उसके बाद में मतलब वो विनीत तोमर जी हैं हमारे कंपनी में ही, उन्होंने मतलब प्रिंस को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि तू इधर आ, ये बात करो और वो बात करो उनसे, मतलब उन्होंने मुझे बहुत बोला। उसके बाद में फिर मैं उनसे बोला सर विनीत तोमर जी से कि सर अगर आपको ये लग रहा है कि मैं चेक लेके भाग जाऊंगा तो सर ऐसा गलत सोच रहे हैं आप। मैंने चेक अकाउंट बैंक में लगा दिया है, वो कह रहे हैं कि आपका 2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा, 2 दिन बाद अपने आप पैसे निकाल सकते हो। उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि तो एक काम कर चेक लेके आ। मैंने उसी मिनट में बैंक में फ़ोन किया सर को कि सर ऐसे ऐसे है, मुझे चेक रिटर्न चाहिए, मैं आपको अकाउंट खोलने के लिए दूसरा चेक दे दूंगा अपने दूसरे अकाउंट का,
लेकिन कंपनी वाला चेक मुझे चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कंपनी में। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हम आपको चेक दे देंगे। मैं बैंक में आया, बैंक से चेक लेके एस के इंटरप्राइजेज़ के नाम से था मेरा चेक, और वो मैंने विनीत तोमर जी को दिया और रंजीत जी को दिया। रंजीत जी ने बोला कि ठीक है, इसे दिव्यांशी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाइए, यानी कि प्रिंस के नाम पे। वो प्रिंस के नाम पे ट्रांसफ़र कराया और मैंने कारीगरों की पेमेंट करा दी। उसमें भी प्रिंस सर ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, उल्टा अपना पैसा मुझ पे निकाल दिया। फिर भी मैं सब्र कर गया। धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद फिर मेरे पास कारीगर आए, तो उसमें हमारे केपी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये बात और वो बात, मतलब सब लोग उन कारीगरों को घुमाने लगे, क्योंकि वो 30-35 कारीगर थे। वो कारीगर मेरे पास आए थे, लेकिन उन सब के पीछे लोग पड़ गए कि ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो मुझे मालिक से गो अहेड नहीं लेने दी, मतलब मेरी डायरेक्ट मालिक से बात ही नहीं थी, क्योंकि विनीत तोमर जी जब भी मालिक आते थे तो मुझसे कहते थे तू छुप जा, जैसे कि मैंने चोरी की हो। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, उन्होंने मेरे लिए लाइन खाली कराई थी, मैं 2 दिन में नहीं भर पाया। मैंने उनसे बोला था कि सर मैं भर दूंगा लाइन, लेकिन तीसरे दिन मैंने लाइन भर दी थी। तो इसमें कहीं ना कहीं विनीत तोमर जी का भी हाथ है, कहीं ना कहीं ना उनका हाथ है ही। उन्होंने मुझे मालिक से बात ही नहीं करने दिया, सामने ही नहीं आने दिया। जब भी मालिक आता तोमर जी कहते कि तू साइड हो जा, वरना मालिक तुझे डांटेगा। क्यों डांटेगा भाई, मैंने उसकी चोरी की है, या उसका करोड़ों का नुकसान कराया है, या उसकी कंपनी से माल चोरी करके भाग गया? क्या कर दिया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बेकसूर था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पीठ के पीछे चाल चली जा रही है। उस वक्त विनीत तोमर जी ने प्रिंस को पूरा सपोर्ट किया, और मुझे मतलब किसी भी चीज़ में ऊपर आने ही नहीं दिया। उसके बाद में मैंने प्रिंस सर को बोला कि सर कुछ कारीगर हैं, आप जाइए और मालिक से गो अहेड लेके आइए, और 30 कारीगर मैं आपको देता हूँ इसी मिनट में। उन्होंने कहा कि पक्का ना? मैंने कहा हाँ सर पक्का। वो गए और उन्होंने जाके 2 मिनट भी नहीं होने दी, गो अहेड ले ली। मतलब मैं लाइन के लिए गो अहेड लेने गया तो मुझसे सब ने मना कर दिया कि लाइन खाली नहीं है, लाइन खाली नहीं है। एक अजीत है वहाँ पे, उसने भी मतलब बहुत ज़ोर लगाया कि ये कारीगर केपी साहब के पास चले जाएँ, केपी साहब के पास चले जाएँ, बट वो नहीं जा पाए। मेरा लास्ट चारा प्रिंस सर ही थे। मैंने सोचा कि बंदा कहाँ तक गलत करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आखिर बंदा कभी ना कभी तो मेरे बारे में सोचेगा। मैं फिर भी उसी के पास गया। जाने के बाद मैंने उनके पास कारीगर बिठा दिए, वो लाइन के लिए गो अहेड लेके आए। मैं नीचे गया, मैंने बोला है हिमानी मैडम को, एचआर में, कि मैडम जब मैं लाइन के लिए गो अहेड लेने के लिए आया था तो आपने मुझे गो अहेड नहीं दी थी, लेकिन आपने प्रिंस सर को 1 मिनट में गो अहेड दिला दी, ऐसा क्यों? इसका मतलब मेरे लिए कंपनी में काम नहीं, उनके लिए कंपनी में काम है। मैंने ऐसा कंपनी का कौन सा नुकसान कर दिया? तो उन उन सब ने मतलब मेरी बात को घुमा दिया। मैंने रंजीत सर से भी बोला। उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने कारीगर बिठा दिए। तो प्रिंस ने, जो अशोक मास्टर थे हमारे, उन कारीगरों के सबके ऊपर, उनको सब अशोक को बहकाना शुरू कर दिया। उसमें एक अजय नाम का लड़का भी था। तो उस पीस का रेट आया था समथिंग 70 रुपये। तो उन्होंने कहा, आज अशोक ने मुझसे, कि आप कारीगरों को रेट नहीं बताओगे। मैंने कहा भाई मुझे बेईमानी नहीं आती, मैंने रेट तुझे दे दिया, तू कारीगरों को पूरा दे या मत दे, ये मेरी हेडेक नहीं है। बाकी रही तेरी सैलरी की बात, जो तेरी मेरी तय थी वो तय तुझे तेरी सैलरी में देता रहूँगा। लेकिन कोई कारीगर आके मुझसे ना पूछे कि इस पीस का रेट क्या है, वरना मैं सच ही बताऊँगा। उसने कहा कि ठीक है, कोई कारीगर नहीं आएगा। तो उस लाइन में 2 लीडर थे, एक अजय था, एक अशोक था। उन दोनों में आपस में कुछ अनबन होने लगी कि भाई इस पीस में 7 रुपये बच रहे हैं, मुझे 4 रुपये चाहिए और मुझे 3 रुपये चाहिए। तो उस बात का मुझे पता चला, तो मैंने अशोक को बोला कि अशोक भाई, आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे 22,000 सैलरी चाहिए, और अजय कुछ नहीं ले रहा है, वो तो एक अपने ऑपरेशन पे ही बैठ रहा है, 3 रुपये 4 रुपये का जो भी ऑपरेशन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने उनको बोला कि एक काम करो, आप इस बात पे लड़ रहे हो ना कि इसमें 3 रुपये और 4 रुपये का फ़र्क हो रहा है, 1 रुपया मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप दोनों 4-4 रुपये ले लो, ठीक है? जो भी रेट बच रहा है, बाकी अपने कारीगरों में रेट दे दिया है। तो इस चीज़ के लिए अजय कन्विंस हो गया, लेकिन अशोक के दिमाग में प्रिंस ने गलत बात डाल दी थी, तो इसलिए अशोक कन्विंस नहीं हुआ। उसने मेरे सामने हाँ हाँ बोल दिया और मेरी पीठ के पीछे चाल चलता रहा। जैसे ही उनकी पेमेंट का आया तो मैंने दोनों भाइयों को बिठा के सारे कारीगरों के पेमेंट कर दी। तो अशोक की कुछ पेमेंट निकली, मैंने वो प्रिंस सर को बोला कि सर अशोक की पेमेंट कर दो। तो उन्होंने, प्रिंस सर ने बोला कि तेरे तो मुझ पर 6,000 रुपये बचे हुए हैं। 6,500 रुपये अशोक के निकले पेमेंट के, क्योंकि वो लेट आया था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसको 6,000 रुपये दे दूँगा, 500 रुपये के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि वो 500 के लिए इसलिए कन्वेंस हो रहा है अशोक, क्योंकि वो पहले ही प्रिंस से मिल चुका है।
तो धीरे धीरे करके मतलब उसने मेरी काम की ऐसी तैसी कर दी पूरे की। उसके बाद में खेल शुरू होता है। मैंने काम शुरू कराया, मेरी मशीनें चोरी हो गई, मशीनें बदल देते थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कंपनी में नाइट में भी रुकना होता है लेट तक। मैं टाइम से अपने 8 बजे कंपनी की छुट्टी हुई, 8:30 बजे कंपनी से निकला, अपने घर आ गया। वो लोग नाइटें लगाते थे, वो मशीनें इधर उधर, निडिल चुरा, बूट चुरा, ये चुरा वो चुरा, मतलब मेरी लाइन से चोरी करना शुरू कर दिया, परेशान करना। मैंने बोला सबको कि सर देखो इतनी मशीनों के बूट गायब है, इतने ये गायब है, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में फिर मतलब मैंने एक बार रंजीत सर को ही बोला कि सर देखो मेरी लाइन से 6 बूट गायब है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तोमर जी को बताओ। मैंने तोमर जी को बताया तो उन्होंने ये कहा कि मैं क्या तेरी लाइन का ठेकेदार हूँ, मैं तेरी लाइन रखाऊंगा क्या? कंपनी में सीसीटीवी नहीं लगवा रखे थे, करता भी तो क्या, किसको ढूंढता? मैंने कहा ठीक है सर। फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा। मैं लड़ता भी किससे? मैं कोई बात नहीं, वहाँ से वापस आ गया। कुछ दिन बाद कंपनी क्लोज़ होने लगी, तो नहीं, उससे उसके बाद नेक्स्ट दिन, अगले दिन, मतलब मेरी लाइन से जो अर्जेंट सेगमेंट थी उसका 40 रुपये रेट था। वो ऑरेंज कलर की एक स्टाइल बन रही थी, तो मेरी पूरी कटिंग चुरा ली उन लोगों ने, और कटिंग चुरा के गायब कर दी। वो अर्जेंट थी, मुझे मतलब मेरा बिहेवियर बुरा दिखाने के लिए, मुझे कंपनी में बदनाम करने के लिए उन लोगों ने चालें चलनी शुरू कर दी। मेरी कटिंग चुरा के छुपा दी। मैंने सबको बोला सर मेरी कटिंग चुरा दी, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर अजीत आया, अजीत ने कहा कि तेरी कटिंग वहाँ पे रखी है। जब मेरी बदनामी हो चुकी है उसके बाद मुझे कटिंग दी जा रही है, मेरे हाथ में छाले पड़ गए, मैं इधर उधर से फैब्रिक ढूंढ ढांड के काटता रहा। 200 पीस की मेरी कटिंग चोरी कर ली लाइन से, उसका डेबिट भी मैंने ही झेला। मैंने फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने पास से पैसे दिए, कारीगरों को नाइट में लगवाई, एडवांस पैसे दिए कि भाई आप इस काम को कर दो प्लीज़, ये कंपनी का काम है। फिर भी मतलब किसी ने कोई तरस नहीं खाया मुझ पे, कोई रहम नहीं खाया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी पीठ के पीछे इतनी चालें चली जा रही हैं। मैंने वहाँ से कंपनी बंद हुई, सबसे पहले मेरा ही ठेका बंद हुआ, मुझे कटिंग देनी बंद कर दी। प्रिंस को कटिंग मिलती रही, सबको कटिंग मिलती रही, सबसे पहले मेरा बंद कर दिया काम। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद लास्ट टाइम मैंने प्रिंस सर के 30,000 रुपये, नहीं 40,000 रुपये मैंने रोक लिए थे अपने पास। ये मैंने जानबूझ के किया था। उसके 40,000 रुपये मैंने अपने पास रोक लिए थे, क्योंकि उसके पैसे मेरे अकाउंट में आए थे। ये 40,000 मैंने जानबूझ के रोके थे, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद इसीलिए गुस्से में किए थे क्योंकि इस बंदे ने मेरे साथ धोखे पर धोखे किया जा रहा है, और मैं इसके धोखे को मतलब सहता जा रहा हूँ, लेकिन ये बंदा मेरी तरफ पलट के नहीं देख रहा। जितनी भी मतलब जो भी जीएसटी जाती थी वो सब मुझसे लेता था, जबकि देती कंपनी थी। कंपनी देती थी जीएसटी और मुझसे लेता था, यानी डबल प्रॉफिट कमा रहा था। मुझे बाद में पता चला कि कंपनी जीएसटी देती, जब मैंने अपनी जीएसटी बनाई। लास्ट टाइम मुझ पर कंपनी ने डेबिट डाल दिया, क्योंकि मेरे बूट लाइन से चोरी हो गए थे, और निडिल चोरी हुई थी, और पेचकस चोरी किए थे मेरी लाइन से, तो उन सब का डेबिट भी मुझी पे डाला था। मैंने कहा कोई बात नहीं। लास्ट टाइम की मैं जीएसटी भी जमा नहीं कर पाया, जिसका आज भी मेरे पास मैसेज आता है, समथिंग 20-22 हज़ार रुपये। कैसे कहूँ पापा से कि मैंने आपका कहना नहीं माना, कि ये सब लोग बेईमान हैं? पापा से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मम्मी भी अभी उनके चोट लगी थी, वो गिर गई थी, उनके सर में चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है, वो भी परेशान है। बड़े भाई हैं, वो भी ड्यूटी करते हैं, उनसे कैसे कहूँ? अगर लड़ेंगे तो हम थाने तहसीलों के चक्कर काट काट के मर जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया, मैंने काम दूसरी जगह शुरू किया, ड्यूटी वूटी लगाई, करता रहा, लेकिन मैंने कभी किसी का पैसा नहीं रोका, कभी किसी कारीगर का पैसा नहीं मारा, 1 रुपया किसी का नहीं मारा। मैंने अपनी जेब से सबको दिया, लेकिन इस बात को कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी का पैसा मारा है। हाँ, लास्ट टाइम जब मुझ पे डेबिट डल गया, मैं परेशान हो गया, मैं जीएसटी भी जमा नहीं कर पाया, तो मुझ पे मेरे मास्टर के 12,000 रुपये रह चुके हैं, जो विजय है, और एक लड़के के और हैं जिसके मुझ पे 700 रुपये हैं। ये मुझ पे उन 2 बंदों के पैसे हैं, बाकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जीएसटी मैंने अभी जमा नहीं की है। ये बात मैं इस वीडियो में एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैंने उनको बोला भाई मैं जैसे ही पैसे आएंगे वैसे ही मैं उनके पैसे दूंगा। डिम्पल चालू होती है, मैं दोबारा गया, मुझे वहाँ पे
रंजीत जी ने बोला कि यार सैम्पलिंग के लिए कारीगर चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है सर। फिर भी मैंने झाड़ी पे दो बंदों को पैसे दिए। मैंने भाई आप लोग जाके बैठो, सर पे प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से उनको भी जवाब देना होता है कि भाई बंदे क्यों नहीं बिठा रहे। मैंने सगीर भाई को, रोशन भाई को वहाँ पे बिठाया। संदीप मास्टर को भी बोला कि संदीप मास्टर जी आप रंजीत सर से बात करना कि मुझे ठेका दे दे, मैं काम दोबारा से करूँगा, अपना ही काम करूँगा, मैं किसी के साझे में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बेईमानी नहीं आती। क्योंकि ऊपर से जो रेट खुल के आता है छोटे लाल जी जीएम साहब, वो 70 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 55 रुपये जो भी रेट खोल के देते हैं, नीचे कारीगरों को रेट नहीं मिलता। इसीलिए मुझे मेरे वहाँ पे नो एंट्री लगवा दी उन्होंने जानबूझ के कि भाई उसकी नो एंट्री लगाओ, क्योंकि ऊपर से रेट खुल के आया 60 रुपये, तो मैंने कारीगर को 60 रुपये दे दिया। मैं क्यों हराम का खाऊं यार कारीगरों का। अगर मैं कारीगर को 55 रुपये दे दूँ, 5 रुपये में मेरा घर चल जाएगा। जब मुझे 18% कंपनी दे रही है तो मेरे लिए वो काफ़ी है। मैं बेईमानी नहीं जानता। मेरी तबीयत ख़राब, आज मैं कंपनी नहीं जा पाया। मैं ड्यूटी लगा ली मैंने थक के। मैंने टेस्ट कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें उन्होंने बताया कि 6.3 mm की आपके पथरी है और लीवर पे सूजन है और इन्फेक्शन भी है। तो मैं अपने घर पे ही था, बिस्तर लेटा हुआ था। आज सुबह से मुझसे उठा नहीं गया। मैं रो रहा था लेटा लेटा कि मैं किसके पास जाऊँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सोचा कि आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करूँ। आप लोग कहते हो ना कि यार कोई बुरा कैसे बन जाता है, मेरे दिल में ख्याल आया कि यार मैंने छोटे लाल जी को फ़ोन किया कि सर मुझे काम दे दो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई काम नहीं है। सर क्यों काम नहीं है? मैं ईमानदार था इसलिए मेरे मेरे लिए काम नहीं है। मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की इसलिए मेरे मेरे लिए काम नहीं है। मैंने रंजीत जी को फ़ोन पे फ़ोन किया, रंजीत जी ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया सर? मैंने आपसे कुछ पैसे लेकर आपके लौटाए नहीं है क्या? मैंने आपको इज्जत दी थी। उस दिन रंजीत सर मेरे पास आए, कहा कि यार सैलरी की लाइन में ओवरलोड का बंदा नहीं है, एक ओवरलोड का बंदा दे दे। मैंने अपनी लाइन बंद करके रंजीत सर को बंदा बिठाया कि जा भाई तू रंजीत सर की लाइन में काम कर, तुझे मैं झाड़ी दूंगा पूरी। उस बंदे को मैंने झाड़ी दी थी। कहाँ है इंसाफ? उसके बाद फिर मैंने विनीत तोमर जी को फ़ोन किया, विनीत तोमर जी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। हिमानी मैडम को फ़ोन किया, हिमानी मैडम ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मेरा दिल रोता है यार, क्या करूँ मैं, बताओ आप लोग। मैं किसी से कुछ नहीं कह सका, मेरी नो एंट्री लगा दी गई सिर्फ इतनी सी बात के लिए, क्योंकि मैंने बेईमानी नहीं की किसी की। प्रिंस ने मेरी जानबूझ के नो एंट्री लगा दी। आज वहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं और मैं कंपनी के बाहर कहीं ड्यूटी लगा के बैठा हूँ। कम खा तो मैं आज भी रहा हूँ, मेरा रब मुझे आज भी दे रहा है। कहाँ गए वो सब कारीगर? कहाँ गए आप लोग सब? आप कहते थे ना कि आप मेरे साथ हो, आप सच के साथ हो, आप हक के साथ हो। कहाँ हो आप सब लोग अब? ये इंसाफ है क्या? मुझे काम नहीं दिया गया। मेरे दिल में ख्याल आया मैं कंपनी के बाहर खड़े होकर छोटा लाल जी से पूछूं कि क्या दिक्कत थी सर। क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, कंपनी के अंदर नहीं जा बढ़ने नहीं दे रहे, बाहर तो पूछ सकता हूँ ना उनसे। लेकिन मैंने बाहर इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो सोचते कि गुंडागर्दी दिखा रहा है, बदतमीजी दिखा रहा है। लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने रंजीत जी को भी कुछ नहीं कहा। मैं बार बार कंपनी के गेट पे जाके खड़ा होता रहा, सर मेरी बात तो सुनो, लेकिन सर ने पीछे पलट के देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। बुरा कोई नहीं होता, बुरा बनाने वाले भी आप लोग ही हो। हुसैन भाई पे मेरे पैसे हैं, जो भी हैं, 1000, 500 है ना, दिए हैं, आज भी हैं। सगीर भाई पे मेरे पैसे हैं, अनीस पे मेरे पैसे हैं 3000 रुपये, हुसैन भाई पे भी हैं 1000 रुपये, सगीर भाई पे भी हैं 2000 रुपये, ओम प्रकाश पे भी हैं। ओम प्रकाश जब गांव चला गया था यहाँ से, उसे उसके पास पैसे नहीं बचे तो उसे मैंने 2000 रुपये डाले थे और 1000 रुपये यहाँ से दे के भेजा था। ईद से एक दिन पहले अनीस जब घर जा रहा था तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने उसे पैसे दिए थे। मैं अपनी जेब से कोल्ड ड्रिंक पिलाता था, अपनी जेब से चाय पिलाता था। आज पी के दिखा दो, पिला रहा है क्या कोई ठेकेदार? अगर पिला भी दी तो तुमसे ही पैसे काटता है और तुम्हें रेट तक का नहीं मिलता। तुम्हारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, मैंने तो तुम्हारे साथ इंसाफ किया था। ये कीमत चुकानी पड़ी है मुझे इंसाफ की। मेरा दिल रो रहा है, मैं सोचता हूँ कि मैं मर ना जाऊँ कहीं, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब ऐसे ऐसे सोचता हूँ कि फट ना जाए कहीं। मैं कल सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। मैं 12,000 रुपये की ड्यूटी कर रहा हूँ, थक गया मैं।
मैं इतना भागा फेस टू में जिस कंपनी में गया कि जी ठेकेदार में जान होनी चाहिए, हम 1.5 महीने में पेमेंट करते हैं। ठेकेदार पेमेंट करता है, यार मैं क्यों करूँ किसी की पेमेंट? मैं क्या बेईमान आदमी हूँ? आधे से ज़्यादा कंपनियों में नाटकबाजी चल रही है। कुछ कंपनियों में कोई ठेकेदार नहीं रुकने देता है, कुछ कंपनियों में मतलब कट टू पैकिंग, मतलब कटिंग से लेकर और पैकिंग तक पूरे पूरे कंपनी ख़रीद रखी है ठेकेदारों ने। कंपटीशन चल रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ गरीबों की गर्दन पे पैर रखा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने आवाज़ उठाई, मेरे साथ ये हुआ। आज आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, कल आप लोगों का साथ कोई नहीं देगा। मैं आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, सुसाइड करनी चाहिए या इन लोगों से लड़ना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपसे 3 दिन बाद डालूँगा, आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। और मेरी मौत के ज़िम्मेदार अगर कोई होगा तो वो यही लोग होंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं सुसाइड करूँगा तो सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि मुझे काम इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। मेरी नो एंट्री लगा दी गई। मैंने कंपनी का फीस चुराया? नहीं चुराया। मैंने किसी की लाइन से फीस चुराया? नहीं चुराया। प्रिंस कह के दिखा दे इस बात को कि मैंने उसकी लाइन से फीस चुराया। केपी कह के दिखा दे, या कोई भी कह के दिखा दे, या एक कारीगर मेरे खिलाफ गवाही दे दे। हाँ दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि इंसाफ की आवाज़ को जो है ना दबा दिया जाता है, या तो पैसे से या पावर से। आप लोगों के जवाब का इंतज़ार करूँगा, सिर्फ 3 दिन। आज 22 तारीख है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। 25 तारीख में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। मुझे क्या करना चाहिए, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा।